हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी 24/7 पाठशाला में। एक बार फिर से हम यहाँ पर कर रहे हैं अपने मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें अभी हम मार्च महीने के 3 सेट कर चुके हैं, यानी कि 75 क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम कर चुके हैं। अब बारी है हमारे आज के चौथे सेट को करने की, मार्च महीने के। ठीक है, इसमें जो बचे हुए 25 क्वेश्चंस हैं उनके टॉप से रिपोर्ट निकालने का वक्त आ चुका है। इसमें हम हर एक तरीके के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। देखो, अगर एग्जाम में अगर आप लोग देखो तो आजकल क्वेश्चंस का एक ट्रेंड चला है कि क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज इतनी टफ कर देते हैं, उनको इतना घुमा देते हैं कि बच्चा पढ़ते पढ़ते ही उसको सोचने लगता है कि ये क्या बवाल पूछ लिया, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चलने लगा है आजकल हमारे एसएससी एग्जाम्स में या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो हर एक पैटर्न के क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए कंपाइल करके लेकर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक होंगे। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लो तो एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगने वाला, अगर मार्च महीने से पूछा जाता है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको महसूस नहीं होगा कि ये हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, शुरू से लेके अंत तक हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करो, उनकी लैंग्वेज समझो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और कितने भद्दे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, और उसका आंसर जो है कितने आराम से निकल सकता है। ठीक है, सीएचएसएल की डेट भी आ चुकी है। ठीक है, बहुत ही जल्द अब आपके सीएचएसएल के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, और बहुत ही मजाकिया तरीके से जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसने एक नोटिस निकाला है कि अब आप क्या कर सकते हो, अपनी मनपसंद जगह चुन सकते हो। ठीक है, शहर चुन सकते हो, शिफ्ट भी चुन सकते हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल क्या कहें, वो वाली डिमांड है जो बच्चों ने कभी करी ही नहीं थी, और जो डिमांड बच्चे कर रहे हैं उस पे इनका कभी कुछ ध्यान होगा ही नहीं। मतलब ये वही वाली बात है कि तुम मांगोगे हमसे आम, हम आपको देंगे सेब। भले ही आपका मन आम खाने का हो, लेकिन हम आपको आम नहीं देंगे, जबकि हमारे पास वो रखे हुए हैं, लेकिन देंगे हम आपको सेब, वो भी बिल्कुल सड़े हुए। ठीक है, तो इसी प्रकार की कुछ धांधलेबाजी कहें या पता नहीं क्या कहें, उल्टे दिमाग के लोग भांग पी के यहाँ पे पता नहीं क्या काम करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। अंडर विच एक्ट कैन तमिलनाडु डिक्लेयर कसमपट्टी वीरा कोविल सेक्रेड ग्रोव एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? हाल ही में किस अधिनियम के तहत तमिलनाडु कसमपट्टी वीरा कोविल, जो कि एक पवित्र ग्रोव है, उसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है? ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है कि किस एक्ट के अंडर ये कोई भी स्टेट जो है जिसमें तमिलनाडु ने क्या करा है, कसमपट्टी वीरा कोविल को, जो कि एक सेक्रेड ग्रोव है, उसको एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। कौन सा एक्ट हमें इतना पावर देता है, किस राज्य को पावर देता है कि वो किसी भी क्षेत्र को एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर सकता है? तो बच्चों, इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन सी में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसी के तहत तमिलनाडु ने क्या करा है, कसमपट्टी वीरा कोविल, जो कि एक सेक्रेड ग्रोव है, इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 37। ठीक है, सेक्शन 37 ये किसी भी राज्य को इतना पावर देता है कि जो भी क्षेत्र एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता हो, ठीक है, जो कि इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस रखता हो, वहां पे कुछ ऐसे स्पीशीज पाए जाते हो, रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, ठीक है, तो उसको कंजर्व करने के लिए ये इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा है किसको, कसमपट्टी वीरा कोविल सेक्रेड ग्रोव को एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू डिक्लेयर एरियाज एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। ठीक है, ये जो पावर है ये कहाँ से आती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 से आती है। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें एक सेक्शन है 37, जो कि किसी भी राज्य को ये अधिकार देता है, ताकि यहाँ की जो खास प्रकार की खास प्रजाति होती हैं पौधों की, जानवरों की, उनका संरक्षण किया जा सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके। दीज साइट्स प्रोटेक्ट यूनिक इकोसिस्टम्स, रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ट्रेडिशनल कल्चर लिंक्ड टू बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन इज लीडिंग द फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर एफसीसी प्रोजेक्ट? फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर एफसीसी परियोजना का नेतृत्व कौन सा संगठन कर रहा है? तो इसका जो ये जो परियोजना है एफसीसी, इसका नेतृत्व किया जा रहा है सीईआरएन के द्वारा। ठीक है, सीईआरएन के द्वारा। सीईआरएन क्या है बच्चों? सीईआरएन है हमारा एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। क्लियर है?
तो ये CERN क्या है बच्चों? ये है एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जेनेवा में। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगर आप लोगों ने कुछ समय पहले एक पार्टिकल का नाम सुना होगा, हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन क्या है? अगर आपने ये नाम नहीं सुना होगा तो ये वाला जरूर सुना होगा, गॉड पार्टिकल। ठीक है, गॉड पार्टिकल। तो ये जो गॉड पार्टिकल था, इसकी भी खोज किसने करी थी? इसकी भी खोज करी थी CERN ने। ठीक है, इसी संगठन ने गॉड पार्टिकल की भी खोज करी थी। चलो FCC के बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं, ये क्या होता है। द फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर क्या है बेटा? ये एक नेक्स्ट जनरेशन का पार्टिकल एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट है। ठीक है, इससे पहले जो हमारे पास था वो था LHC। ठीक है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो है दुनिया का सबसे पावरफुल एक्सेलरेटर था अब तक। अब इसकी जगह कौन ले लेगा? FCC ले लेगा। ठीक है, द FCC विल बी अबाउट 100 किलोमीटर्स इन सरकमफ्रेंस। ये जो FCC होगा बेटा, इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो अप्रॉक्स 100 किलोमीटर्स का होगा, जबकि LHC का सरकमफ्रेंस कितना था? 27 किलोमीटर। ठीक है, ये किस लिए यूज होगा? ये यूज होगा, इट विल कोलाइड प्रोटॉन्स एट मच हायर एनर्जी लेवल्स टू हेल्प साइंटिस्ट एक्सप्लोर न्यू पार्टिकल्स एंड अननोन फोर्सेस ऑफ नेचर। देखो सीधी सी बात है कि यहां पर इसका उपयोग इसलिए किया जाएगा ताकि साइंटिस्ट जो है अपने गहरे सवालों के आंसर्स निकाल सकें। ठीक है, उनको ढूंढ सके, जैसे कि डार्क मैटर क्या है। ठीक है, जो अननोन फोर्सेस हैं वो क्या हैं। ठीक है, स्पेस की गहराई में जाना बेसिकली इनका मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए ये लोग यूज करेंगे फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर। क्लियर है? तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 78 देखो बेटा, रिसेंटली द महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिमूव वाटर हियासिंथ फ्रॉम विच रिवर फॉलोइंग सिटीजन एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे एक नदी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, फ्रॉम विच रिवर। देखो तो यहाँ पे नदी के बारे में पूछा गया है, महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी नदी है जिसमें से हियासिंथ रिमूव करने के लिए सरकार ने अब एक मिशन चलाया है। और ये मिशन चलाया है, बहुत सारे सिटीजन्स ने, जब एक्टिविस्ट जो थे हमारे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया पॉल्यूशन के अगेंस्ट। ठीक है, इस नदी में क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका था, उसका लेवल जो है बहुत ही हाई हो गया था। यहाँ पे वेस्ट, कचरा, काई वगैरह बहुत ज्यादा जम चुकी थी, जो कि किसी भी नदी के लिए बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो लगभग लगभग हमारे यहाँ जितनी भी नदियां हैं बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, हाईली पॉल्यूटेड है। ठीक है, और ये मिशंस तो पूरे भारतवर्ष में हर एक नदी के ऊपर चलाने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोटेस्ट होने के बाद यहाँ पर इस नदी को साफ करने के लिए एक मिशन चालू किया है, और पूछा गया है हमसे कि ये वाली जो नदी है ये कौन सी नदी है। तो बेटा ये नदी का नाम है हमारा उल्हास नदी। ठीक है, उल्हास रिवर। क्लियर है? तो उल्हास नदी में ये मिशन चल रहा है, इस नदी को साफ करने के लिए बहुत सारे जब यहाँ पर प्रोटेस्ट किए गए एक्टिविस्ट के द्वारा, ठीक है, तब जाके इस नदी को यहाँ पर सरकार ने जिम्मा उठाया कि चलो इसको साफ करते हैं, यहाँ पे पॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोगों से यहाँ से एक स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा जाए तो इस नदी का ओरिजिन पॉइंट बताओ। इस नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है बच्चों वो क्या है? वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये नदी जो है वेस्टर्न घाट से निकलती है। क्लियर है? ये नदी कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट से। फिर इसी के ऊपर एक नदी है भीमा रिवर। ठीक है, ये भीमा रिवर का उद्गम पॉइंट क्या है बच्चों? ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है हमारी भीमा शंकर हिल्स। ठीक है, भीमा शंकर पहाड़ियों से ये नदी जो है निकलती है, और ये जो पहाड़ियां हैं ये भी किसका हिस्सा है? ये भी वेस्टर्न घाट्स का ही हिस्सा है। ठीक है, ये भी किसका हिस्सा है? वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है। क्लियर है? ऐसे ही गोदावरी रिवर। ठीक है, गोदावरी रिवर जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, इसका उद्गम पॉइंट क्या होगा बच्चों? इसका उद्गम पॉइंट होगा ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स से ये नदी निकलती है, और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस टेम्पल है। ठीक है, इसके नियर बाय बहुत ही फेमस टेम्पल है जिसके पास से ये नदी निकलती है। उस टेम्पल का नाम क्या है? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। ठीक है, इस मंदिर के पास से ये जो पहाड़ियां हैं ब्रह्मगिरी हिल्स, यहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। क्लियर है? अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है छोटा सा, तापी रिवर। अब ये जो तापी रिवर है बेटा, इसका उद्गम पॉइंट कहाँ से है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करो और कमेंट करो और बताओ कि तापी नदी का उद्गम पॉइंट क्या है।
इतने हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 79। देखो, रिसेंटली द लोकसभा पास्ड द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024 टू मॉडर्नाइज मैरीटाइम लॉ इन इंडिया, विच कॉलोनियल एरा एक्ट विल इट रिप्लेस। यहाँ से हमें पूछा गया है कि ये जो लोकसभा के द्वारा अभी कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल पास किया गया है 2024, ठीक है, ये किस कॉलोनियल रूल के समय पे जो एक एक्ट लाया गया था उसको रिप्लेस करेगा। तो सिंपल है, यही जो नाम दिख रहा है आपको, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल, इसी को ढूंढ लो यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन डी में। तो ये किसको रिप्लेस करेगा, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925 को। ठीक है, ये जो एक्ट है ये कब लागू किया गया था, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था, ठीक है, 1925 में, यानी कि कॉलोनियल रूल में। ठीक है, अब ये इसी को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ताकि यहाँ पर जो व्यापार है उसको थोड़ा सा अपडेट किया जा सके। जो भी समुद्री व्यापार होता है, ट्रेड होता है, इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे इस बिल को क्या करेंगे, अब हम एक्ट को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, द ओल्ड लॉ कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925 वॉज मेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ये ब्रिटिश रूल के दौरान बनाया गया था। इट वॉज बेस्ड ऑन 1924 इंटरनेशनल कन्वेंशन हेग रूल्स विच इज नाउ आउटडेटेड। ठीक है, ये क्या हो गया है, अब बहुत ही पुराना हो गया है। ग्लोबल ट्रेड एंड शिपिंग स्टैंडर्ड्स हैव चेंज्ड अ लॉट सिंस देन। ऑब्वियसली तब से अब तक बहुत ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। ठीक है, द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024 एम्स टू अपडेट इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड लॉ, यानी कि समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024 का उद्देश्य क्या है, भारत के समुद्री व्यापार कानूनों को अद्यतन करना है। ठीक है, यानी कि इनको अपडेट करना है, आगे बढ़ाना है। It deals with transporting goods through sea routes, ensuring safety, accountability and international compliance. ये समुद्री मार्गों से माल परिवहन, सुरक्षा, जवाबदेही और अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन सुनिश्चित करने से संबंधित है। क्लियर है, तो ये कुछ डिटेल्स है हमारी कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024 की, जो कि अब रिप्लेस करेगा किसको, जो कि एक ब्रिटिश रूल के दौरान एक कानून पारित हुआ था, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925 को। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। रिसेंटली क्लाइमेट चेंज हैज बीन एक्सेलरेटिंग द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ऑन माउंट केन्या, अफ्रीका सेकंड हाईएस्ट माउंटेन। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस ग्लेशियर लॉस। देखो, क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे रखा है, क्लाइमेट चेंज हैज बीन एक्सेलरेटिंग द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ऑन माउंट केन्या। ठीक है, तो सिंपल सा यही आंसर है, ऑफकोर्स क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है। ठीक है, क्या लल्लू सा क्वेश्चन बना दिया ये। चलो क्वेश्चन नंबर 81 देखो। रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, जिसे हम कहते हैं नामिस, एंड लाइट व्हीकल्स। व्हाट इज द की फीचर ऑफ नामिस। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम नामिस और हल्के वाहनों के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। नामिस की मुख्य विशेषता क्या है। देखो, अगर आप लोगों को याद हो, इसको हमने 3 से 4 पुरानी क्लासेस में इसको करा था। ठीक है, 3 से 4 क्लासेस पहले हमने इसके बारे में, नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम के बारे में पढ़ा था और इसके सारे फीचर्स वगैरह हमने करे थे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो एक ऐसी मिसाइल है जो कि यूज करती है इमेजिंग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर मिसाइल है ये। तो यहाँ पर कहाँ हमें दिख रहा है, ये ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस मिसाइल का मेन फीचर क्या है, फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी यूजिंग एन इमेजिंग इंफ्रारेड IIR सीकर, जिसे हम कहते हैं। क्लियर है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। रिसेंटली चन्ना नाची, अ न्यू स्पीशीज ऑफ स्नेक हेड फिश, was discovered in a shallow, slow-flowing stream near Chokpot village, Meghalaya. Where was the fish found? हाल ही में मेघालय के चोकपोट गांव के पास एक उथली, धीमी गति से बहने वाली धारा में स्नेक हेड मछली की एक नई प्रजाति, जिसका नाम रखा गया है क्या, चन्ना नाची। यह मछली कहाँ पाई गई है, हमसे ये पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे नदी पूछी गई है, कौन सी नदी में ये मछली जो है वो हमें मिली है, जिसका सर जो है वो एक सांप की तरह है। ठीक है, और इस स्पीशीज का नाम क्या रखा गया है बेटा, चन्ना नाची। आपको कुछ डिटेल्स याद रखनी है, इस स्पीशीज का नाम क्या है, चन्ना नाची। ठीक है, और ये किस प्रकार की मछली है, एक स्नेक हेड मछली है। ठीक है, इसका जो सर है वो एक सांप की तरह है। तो ये कौन सी रिवर में पाई गई है, ये पाई गई है बेटा हमारी सिमसांग रिवर में। ठीक है, ये पाई गई है हमारी सिमसांग रिवर में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 83 देखो। विच एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग फाउंडेड बाय किंग धर्मपाल ऑफ द पाल डायनेस्टी इज सेट फॉर रिवाइवल बाय द गवर्नमेंट। पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित किस प्राचीन शिक्षा केंद्र को सरकार द्वारा पुनर्जीवित करने की योजना बनाई गई है। तो यहां पर बेटा
एक तो अभी कुछ समय पहले नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवन देने का विचार बनाया गया था सरकार के द्वारा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। अब इसी के साथ साथ एक और यूनिवर्सिटी है जो किसके द्वारा स्थापित की गई थी बच्चों, ये पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये बेटा कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये भागलपुर कहाँ है? हमारा बिहार में। ठीक है, हमारा बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 84, द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड द एबोलिशन ऑफ द 6% इक्वलाइजेशन लेवाई ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इन द फिनांस बिल 2025। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इक्वलाइजेशन लेवाई इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? देखो, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में। ठीक है, 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और 6% जो टैक्स था, ठीक है, वो किसी भी ई कॉमर्स पे लगाया गया था, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लगाया गया था। क्योंकि 2016 से पहले जैसे ये फेसबुक था, ठीक है, या फिर हमारा गूगल है, तो ये लोग जब कोई भी एड कैंपेन वगैरह करते थे तो ये कोई भी टैक्स नहीं देते थे, लेकिन ये अर्न जरूर करते थे। ठीक है, ये अपने यूजर्स से अर्न करते थे, लेकिन ये कोई भी टैक्स नहीं देते थे। तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था 2016 में जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, ई कॉमर्स साइट्स हैं, इन लोगों पर टैक्स लगाया जाए। तो 6% का यहाँ पर टैक्स लगाया गया था। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था, टू टैक्स डिजिटल ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखो, इट इज अ टैक्स ऑन डिजिटल सर्विसेज लाइक ऑनलाइन एड्स, ई कॉमर्स एटसेट्रा, provided by foreign companies such as Google, Facebook, etc. क्लियर है? इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2016 में, एट अ रेट ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पेमेंट्स मेड टू नॉन रेजिडेंट कंपनीज। जो कंपनीज यहाँ पर नॉन रेजिडेंट थी, यानी कि बाहर की कंपनियां थी, फॉरेनर कंपनियां थी। ठीक है, तो इन्हीं कंपनियों पे क्या लगाया गया था? 6% का डिजिटल टैक्स लगाया गया था। ठीक है, बिफोर 2016 फॉरेन डिजिटल कंपनीज वर अर्निंग मनी फ्रॉम इंडियन यूजर्स बट नॉट पेइंग टैक्स इन इंडिया। जैसा कि अभी हमने कहा, 2016 से पहले ये फॉरेन डिजिटल कंपनीज जो थी ये अर्न कर रही थी अपने इंडियन यूजर्स से, लेकिन ये किसी भी प्रकार का टैक्स यहाँ पर नहीं पे कर रही थी। ठीक है, इट इज इंट्रोड्यूस टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन डिजिटल बिजनेस। ये भारतीय और विदेशी डिजिटल व्यवसायों के बीच समान अवसर बनाने के लिए लागू किया गया था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 85 देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडी ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज रिकॉर्डेड ए हाई डियर पॉपुलेशन, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड मैन मेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। विच इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बीइंग टॉक्ड अबाउट? ठीक है, एक हालिया अध्ययन के अनुसार एक वन्यजीव अभ्यारण्य में हिरणों की संख्या बहुत ज्यादा दर्ज की गई है, जिससे यह भारत की सबसे घनी आबादी वाले मानव निर्मित वन्यजीव अभ्यारण्यों में से एक बन गया है। यह किस भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य की बात हो रही है? ठीक है, यहां से हमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पे सबसे ज्यादा हिरण जो है वहां पे उनकी जनसंख्या दर्ज की गई है। तो इसका नाम है बेटा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये कहां पर स्थित है बच्चों, तो ये स्थित है हमारा सांगली डिस्ट्रिक्ट में। सांगली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये सांगली कहां पर है? ये है हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। क्लियर है? महाराष्ट्र में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आप लोग आंख बंद करके बता दोगे, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में। फिर यहीं पे एक आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये पड़ता है हमारा आसाम में। ठीक है, आसाम में। अब आप लोगों के लिए एक और होमवर्क, रणथंबोर नेशनल पार्क आप लोगों को बताना है कमेंट करके। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि रणथंबोर नेशनल पार्क जो है बच्चों वो कहाँ पड़ेगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि रणथंबोर नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एली लिलीज लॉन्च ऑफ टिर्जेपाटाइड मोन्जारो इन इंडिया? एली लिली द्वारा भारत में टिर्जेपाटाइड मोन्जारो को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, उसका उद्देश्य जानने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि ये टिर्जेपाटाइड यानी कि मोन्जारो है क्या। ठीक है, टिर्जेपाटाइड एक दवाई है, एक नई मेडिसिन है जो कि यूज होती है ट्रीटमेंट के लिए जिसको भी डायबिटीज है। ठीक है, अगर आप लोग जानते हो कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर डायबिटीज के पेशेंट जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, भारत इसमें टॉप पर आता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड शुगर की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है लोगों को। ठीक है, तो उसी के लिए एक कंपनी है एली लिलीज। ठीक है, एली लिलीज क्या है? एक यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल है। यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल है।
फार्मास्यूटिकल, ठीक है, यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल है। इसने खोज करी है एक ऐसी दवाई की, ठीक है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है, जिन भी पेशेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और साथ ही साथ ये वेट लॉस में भी मदद करती है, ठीक है। तो अब पता लग गया कि tirzepatide क्या है, जिसका नाम क्या है, इंडिया में मोन्जारो भी है। इसका मुख्य उद्देश्य है टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़ एंड असिस्ट इन वेट लॉस, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है, इट्स अ न्यू मेडिसिन डेवलप्ड बाय एली लिलीज, अ यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, ठीक है। ये एक अमेरिका स्थित दवा कंपनी है, एली लिली जिसका नाम है, ठीक है। इसने एक नई दवा विकसित करी है, ठीक है। ये 2 हार्मोन्स पे काम करता है, एक तो है जीआईपी जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, और दूसरा है जीएलपी-1 ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड 1, ठीक है। ये जो हार्मोन्स हैं ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं और साथ ही साथ कम करने में भी मदद करते हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। Mounjaro offers an advanced treatment option for type 2 diabetes and can also help patients lose weight which reduce diabetes complications। देखो, डायबिटीज़ जो है वो मोटापा बढ़ने से भी होती है, ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों में ये काम करेगा, ठीक है। मोन्जारो टाइप 2 मधुमेह के लिए एक उन्नत उपचार विकल्प प्रदान करता है और रोगियों को वजन कम करने में भी मदद कर सकता है, जिससे मधुमेह की जटिलताएं जो है वो कम हो सकती हैं। क्लियर है? तो ये है हमारी कुछ डिटेल्स किसके बारे में, टिrzepatide के बारे में, ठीक है। Question number 87. Recently, former US President Donald Trump declared the pardons signed by Joe Biden using an auto pen were void. What is an auto pen used for? देखो, ये ऑटो पेन क्या होता है बच्चों? ऑटो पेन एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि किसी भी यूएस प्रेसिडेंट्स हो गए, ठीक है, जो बाइडन, बराक ओबामा या उनसे भी पहले के जो प्रेसिडेंट थे वो भी इस पेन का यूज़ करते थे, जिसको हम कहते हैं ऑटो पेन, ठीक है। या किसी बड़ी कंपनीज के सीईओ वगैरह ये भी इस पेन का यूज़ करते हैं। ये पेन किस लिए यूज़ किया जाता है? क्योंकि इन लोगों को क्या करना होता है, दिन भर में कई सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने होते हैं। कभी ये अगर अवेलेबल ना हो तो उनकी गैर मौजूदगी में उस ऑटो पेन का यूज़ किया जाता है, और ये ऑटो पेन सिर्फ एक अथॉरिटेटिव पर्सन ही यूज़ कर सकता है, जिनको भी ये लोग वो अथॉरिटी देते हैं कि ये उनके साइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये ऑटो पेन क्या करता है, जिस भी पर्सन के लिए बनाया जाता है उसकी हैंड राइटिंग को एग्जैक्टली कॉपी करता है, ठीक है, उनके सिग्नेचर स्टाइल को एग्जैक्टली कॉपी करता है, और ये जो ऑटो पेन है ये एकदम डिट्टो साइन कर देता है बिना उस पर्सन की मौजूदगी के, ठीक है। तो ऐसे ही जो बाइडन ने कुछ पार्डन्स पे साइन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे वही सिचुएशन आ जाती है, जिसकी हाथ में लाठी उसी की भैंस होती है ना। अब यूएस प्रेसिडेंट अभी पावर में है और जो बाइडन जो है वो एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है। तो अब अपने कार्यकाल में जो बाइडन ने जो भी पार्डन्स पे साइन किया था ऑटो पेन की मदद से, तो अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया कि ऑटो पेन यूज करने की वजह से ये सारे के सारे पार्डन्स क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको अब ये लीगल नहीं मान रहे हैं। क्लियर है? तो हमसे देखो क्या पूछा गया है, ऑटो पेन के बारे में पूछा गया है, लेकिन हमने बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे डिस्कस कर ली, ठीक है। व्हाट इज एन ऑटो पेन यूज फॉर? तो ये किस लिए यूज होता है? टू साइन डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली विद अ पर्सनस रियल सिग्नेचर। तो ऑप्शन डी में हमें ये दिख रहा है, तो ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू साइन डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली विद अ पर्सनस रियल सिग्नेचर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 88 देखो, रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ द रिवैम्प्ड पुलिस अकेडमी इन आसाम, आफ्टर विच हिस्टोरिकल फिगर हैज द अकेडमी बीन नेम्ड। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने आसाम में पुनर्निर्मित पुलिस अकेडमी के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस अकेडमी का नाम किस ऐतिहासिक हस्ती के नाम पर रखा गया है? तो इसका जो नाम रखा गया है बेटा, लचित बरफुकन के नाम पे रखा गया है, ठीक है, लचित बरफुकन के नाम पे रखा गया है। देखो, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, लचित बरफुकन पुलिस अकेडमी, और ये कहाँ पर स्थित है? ये डेरगांव में स्थित है, आसाम में, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे डिग्निटरीज भी आए थे इस इवेंट में। आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और भी कई सारे डिग्निटरीज यहाँ पर उपस्थित थे, ठीक है। ये जो अकेडमी है इसका नाम रखा गया है लचित बरफुकन के नाम पे, ठीक है। लचित बरफुकन कौन थे? आसामीज वॉरियर थे, ठीक है, ये आसाम के योद्धा थे जिन्होंने मुगलों को हराया था। इस वजह से ये जो पुलिस अकेडमी है इसका नाम इन्हीं के ऊपर रखा गया है, ठीक है। इट एम्स टू बिकम इंडिया टॉप पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी इन 5 ईयर्स। ये आने वाले 5 सालों में भारत का सबसे टॉप लेवल का इंडियन पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी बनने वाला है। इसका जो कुल लागत लगाया गया है वो लगा है 1050 करोड़ रुपए, ठीक है, और पहले चरण में इसमें कितना खर्च हो चुका है? 167 करोड़ रुपए। The question number 89.
Recently, Justice Joy Malia Bagchi was sworn in as a judge of the Supreme Court of India, which constitutional provision governs the appointment of Supreme Court judges. हाल ही में न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत होती है? सिंपल सा ये पूछा गया है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो किस आर्टिकल के अंतर्गत अपॉइंट किए जाते हैं, है ना। तो हमसे सिंपल सा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, लेकिन इनको क्या करना है, पूरी स्टेटमेंट देनी है। लेकिन देखो, इस स्टेटमेंट का एक फायदा भी है कि यहाँ पर आपको एक करंट का अपॉइंटमेंट भी पता लग गया कि जस्टिस जॉय माल्या बागची जो है वो कौन है, वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, इन्होंने शपथ कब ली है बच्चों? इन्होंने शपथ ली है हमारी 17 मार्च को। ठीक है, 17 मार्च को इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, अब यहाँ पर असली आंसर जो होगा वो क्या होगा? आर्टिकल 124(2). ठीक है, आर्टिकल 124(2) क्लियर है। आर्टिकल 124(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है। ठीक है, फिर आर्टिकल ये 226(1) में क्या होता है बच्चों? आर्टिकल 226(1) किसी भी हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो रिट इशू कर सके। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई भी हाई कोर्ट जो है, कोई भी जो हाई कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है। ठीक है, रिट इश्यूज कर सकता है, जैसे कि मेंडेमस हो गया, क्यूओ वारंटो हो गया, क्यूओ वारंटो, या फिर हेबियस कॉर्पस जैसे रिट यहां पे फाइल की जा सकती है। क्लियर है, हेबियस कॉर्पस एटसेट्रा। ठीक है, तो इस प्रकार के रिट हाई कोर्ट इशू कर सकता है, किसके अंतर्गत? आर्टिकल 226(1) के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 32 में क्या मेंशन है बच्चों? आर्टिकल 32 क्या है हमारा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 312 क्या है? आर्टिकल 312 जो है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सके। ठीक है, इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज। क्लियर है। तो आर्टिकल 312 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो क्रिएट कर सकता है ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल 32 देता है हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 2261 हाई कोर्ट को रिट इशू करने का पावर देता है। आर्टिकल 124(2) किसी भी जज के अपॉइंटमेंट के लिए होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट जो होती है वो इसी के अंतर्गत होती है। Question number 90. Recently, Gayatri Spivak won the 2025 Holberg Prize for her contributions to post-colonial studies and social justice. What is the Holberg Prize awarded for? हाल ही में गायत्री स्पिवाक को उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन और सामाजिक न्याय में उनके योगदान के लिए 2025 का होलबर्ग पुरस्कार मिला। होलबर्ग पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बेटा एक्सीलेंस इन ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, लॉ और थियोलॉजी। अब ये जहां पे भी दिख रहा है उसको सही टिक कर दो, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, देखो जो हॉलबर्ग प्राइज है ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि सालाना दिया जाता है आउटस्टैंडिंग स्कॉलरली वर्क के लिए। ठीक है, इन द फील्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, लॉ और थियोलॉजी। ठीक है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे की सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इस प्राइज में क्या क्या इंक्लूड होता है? मॉनेटरी अवार्ड इसमें इंक्लूड होता है 6 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर का। ठीक है, नॉर्वेजियन क्रोनर क्या होता है? ये नॉर्वे की करेंसी है, तो यहाँ पर 6 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर मिलते हैं। ठीक है, किसी भी विनर को, जो कि इंडियन रुपीज में अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाता है? लगभग 4.6 करोड़ रुपए। ठीक है, ताकि वो अपनी फर्दर रिसर्च में इसकी सहायता ले सके। क्लियर है। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द नोबल इक्विवेलेंट फॉर द ह्यूमैनिटीज एंड रिलेटेड फील्ड्स। इसे अक्सर मानविकी और संबंधित क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कार के समकक्ष के रूप में वर्णित किया जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 91. 19th March marks the anniversary of which significant agrarian struggle that began in the 1930s in the erstwhile princely state of Patiala. 19 मार्च को तत्कालीन पटियाला रियासत में 1930 के दशक में शुरू हुए किस महत्वपूर्ण कृषि संघर्ष की वर्षगांठ है? यहाँ पे एनिवर्सरी पूछी गई है और किस महत्वपूर्ण कृषि संघर्ष की। ठीक है, यहाँ पर एक मूवमेंट चला था 1930 के दशक में जिसका नाम था मुजहरा मूवमेंट। ठीक है, मुजहरा मूवमेंट क्या था? ये किसान आंदोलन था। ठीक है, पटियाला किसान आंदोलन भी इसे कहा जाता है। मुजहरा मूवमेंट और पटियाला किसान आंदोलन में सिर्फ
माइनर सा फर्क है कि ये मुज़हरा मूवमेंट बस इसकी शुरुआत थी, ठीक है। प्रिंसली स्टेट ऑफ पटियाला में पूरे पंजाब क्षेत्र में ये फैल चुका था, तब इसका नाम क्या हो गया था, पटियाला किसान आंदोलन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे जो किसान थे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, क्योंकि इनकी एक तो ज़मीनें छीन ली जा रही थी, दूसरा इन्हीं के ऊपर कर भी लगा दिया जा रहा था, बहुत ही हैवी टैक्स लगाया जा रहा था, ठीक है। अब ना तो किसानों के पास ज़मीन थी और ऊपर से दूसरों की ज़मीन पे इनको अपनी ही ज़मीनों पे खेती करनी होती थी, लेकिन वो ज़मीनें अब इनसे छीन ली गई थी और दूसरा उनको उसी पे कर भी देना था। तो इन्हीं सब के चलते यहाँ पर एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसका नाम है मुज़हरा मूवमेंट, ठीक है। और इसकी डिमांड बस यही थी, इन लोगों की डिमांड यही थी कि हमें हमारी ज़मीन दो, ठीक है, और हमारे ऊपर से कर हटाओ, ठीक है। तो इसी मूवमेंट के चलते यहाँ पर इसकी हम एनिवर्सरी मनाते हैं 19 मार्च को, ठीक है। Question number 92. The US recently carried out air strikes on Houthi controlled areas in Yemen, which strategic strait controlled by Yemen is a vital route for the global oil trade and international shipping. अमेरिका ने हाल ही में यमन में हूती नियंत्रित क्षेत्रों पर हवाई हमले किए। यमन द्वारा नियंत्रित कौन सा रणनीतिक जलडमरू मध्य वैश्विक तेल व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है? तो इसका जो नाम है बेटा वो है बाबल मंडब स्ट्रेट, ठीक है। ऑप्शन ए जो है बाबल मंदब स्ट्रेट, ये जोड़ता है रेड सी को, ये जोड़ता है रेड सी को किससे, गल्फ ऑफ एडन से, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन से ये इसको जोड़ता है। दुनिया भर में जितना भी हमारा तेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है, उन सभी का ट्रांसपोर्टेशन जो है कम से कम उन सभी का 10% जितना भी ऑयल है, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इसी रूट से किया जाता है, ठीक है, इसी रूट से किया जाता है। यहाँ पर एक कम्युनिटी है हौथी, ठीक है, यमन का एक एरिया है जहाँ पे हौथी लोगों का कब्जा है, ठीक है। यहाँ पर हौथी लोग क्या करते थे कि जितने भी शिप और कैरेज शिप यहाँ से गुजरते थे, ठीक है, कंटेनर्स गुजरते थे, तो ये लोग उन पर अटैक करते थे और कब्जा कर लेते थे, ठीक है। तो इसी के चलते क्या करा, अमेरिका ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक करा है, क्योंकि अगर इस रास्ते को कभी भी किसी भी प्रकार से बंद कर दिया जाए तो ऑयल के रेट पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे विश्व का 10% ऑयल सिर्फ इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी सारे, सिर्फ तेल की जगह और भी कई सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता है, ठीक है, किसी भी ट्रेड को चलाने का। तो यहाँ पर अगर कुछ भी होता है, अगर ये रूट बंद होता है किसी भी कारणवश, तो यहाँ से एक तो ऑयल के रेट जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, रेट जो है वो ऑयल के सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, और पूरे विश्व भर में बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ से जितना भी इंटरनेशनल व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो इन्हीं सब के चलते यूएस ने क्या करा, यहाँ पर एयर स्ट्राइक करा। The Supreme Court recently directed the state government to remove replica structures from the Seven Wonders Park located in which wetland area within 6 months. सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर किस आर्द्रभूमि क्षेत्र में स्थित सेवन वंडर्स पार्क से प्राकृतिक संरचनाओं को हटाने का निर्देश दिया है? तो देखो, ये जो हमारा सेवन वंडर्स पार्क है, ये अजमेर स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, एक प्रोजेक्ट था अजमेर स्मार्ट सिटी, अजमेर स्मार्ट सिटी, ठीक है। इसी में एक प्रोजेक्ट था सेवन वंडर्स पार्क, ठीक है, इसी का एक पार्ट था सेवन वंडर्स पार्क। अब इसको जब बनाया गया तो ये एक ऐसी जगह पे बना दिया गया जो कि एक वेटलैंड है, ठीक है, वेटलैंड पे ये हमारा जो सेवन वंडर्स पार्क है ये बना दिया गया, जो कि इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। किसी भी वेटलैंड पे ऐसा कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट करना जो कि कानूनी अपराध है, तो इस वजह से इसको डिमोलिश करने का ऑर्डर दे दिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि इसको हटाना है यहाँ से, क्योंकि ये जो एरिया है वो क्या है, एक वेटलैंड है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है कि ये किस एरिया में स्थित है, तो ये स्थित है बेटा हमारा अन्ना सागर लेक में, ठीक है, अन्ना सागर लेक में। Question number 94. The Competition Commission of India (CCI) recently raided the offices of major media agencies over allegations of fixing advertisement rates and discounts, potentially violating competition laws. Under which ministry does the Competition Commission of India (CCI) operates? देखो, ये सिंपल सा वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा बच्चे का स्कूल, ठीक है, ये एक बच्चे का स्कूल है, ये इसका घर है, ठीक है, ये क्या है, इसका घर। अब इसकी छुट्टी हुई 1 बजे, एट 1 PM, ठीक है, इसकी छुट्टी हो गई। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, इसको आना तो था ऐसे, ठीक है, सिंपल सिंपल 5 मिनट का रास्ता, सिंपल सिंपल 5 मिनट का रास्ता था। अब ये जो बच्चा है ये कैसे आ रहा है, ये पहले गया यहाँ, मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे,
ठीक है, फिर इधर गया, फिर वापस नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ठीक है, फिर घर के पीछे गया, फिर यहाँ पे दुकान से कुछ खरीदा, ठीक है, फिर यहाँ से किसी से मिलने गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर वापस ये घर पे आया, ठीक है। 5 मिनट के रास्ते को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, सीधा सीधा 20 से 25 मिनट के रास्ते में, ठीक है। 5 मिनट में घर आ सकता था, लेकिन इसने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा अलग करते हैं। ऐसा ही अलग आप लोगों के साथ ये गवर्नमेंट एग्जाम वाले भी कर रहे हैं। सिंपल सिंपल इस क्वेश्चन में पूछना चाहिए था कि अंडर विच मिनिस्ट्री द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑपरेट, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई काम करता है। अब उसके लिए हमें देखो कितनी लंबी सी स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। तो ये दोनों ही सिचुएशंस बिल्कुल बराबर है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन से जो मंत्रालय है हमारा जिसके अंतर्गत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है काम करता है, तो ये है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। सीधा सीधा आंसर था, सीधा सीधा क्वेश्चन था, जबरदस्ती का इसको घुमा रखा है। In which category has Kangar Valley National Park recently been included in UNESCO's tentative list of World Heritage Sites? देखो, इस कांगेर वैली नेशनल पार्क की बात हमने अभी पिछली क्लास में भी करी थी, ठीक है। इसके सारे के सारी कैटेगरीज इसको क्यों टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के ऐड किया गया है, शामिल किया गया है, इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करो और ठीक है, प्रीवियस क्लास पूरी की पूरी देख कर आओ, तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही उड़ा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे किस कैटेगरी में इसको ऐड करा गया है, क्योंकि ये कल्चरल हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो इसके कल्चरल की वजह से, ठीक है, इसकी प्रकृति की वजह से यहाँ पर इसको ऐड किया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से नदी बहती है, बहुत सारी स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये कल्चरल कैटेगरी में यहाँ पर शामिल किया गया है, किसमें, यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इंडियन रेलवेज हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद गवर्नमेंट्स मिशन डैश, भारतीय रेलवे ने हाल ही में सरकार के डैश मिशन के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पे मिशन का नाम पूछा गया है जिसमें इंडियन रेलवेज ने साझेदारी करी है, किसके साथ, गवर्नमेंट के मिशन के साथ। तो उस मिशन का नाम क्या है, अमृत सरोवर, ठीक है, ऑप्शन ए अमृत सरोवर। देखो ये अमृत सरोवर मिशन क्या है, ये अमृत सरोवर मिशन है जो हमारी रेलवे लाइंस होती हैं, ठीक है, इसके आसपास नई वाटर बॉडीज को खोजना, ठीक है, न्यू वाटर बॉडीज ढूंढना, ठीक है, इसके एक्सकेवेशन के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करा है, रेलवे ने यहाँ पे पार्टनरशिप करी है गवर्नमेंट मिशन अमृत सरोवर के साथ। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये अभी तो यहाँ पे खाली गवर्नमेंट लिखा है, लेकिन ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री के अंडर आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, क्लियर है। तो किसके अंतर्गत आता है ये मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, जिसके साथ क्या करा है, इंडियन रेलवेज ने साझेदारी करी है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द UN80 इनिशिएटिव, भारत का पहला ये यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको छोड़ दो, ठीक है। प्राइमरी गोल पूछा गया है हमसे किसका, UN80 इनिशिएटिव का, ठीक है। UN80 इनिशिएटिव का प्राइमरी गोल क्या है, तो इसका जो प्राइमरी गोल है बेटा वो है इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस विद इन द UN, ठीक है, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस विद इन द UN, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। देखो, इट्स अ रिफॉर्म प्लान लॉन्च्ड इन मार्च 2025 ऑन 80th एनिवर्सरी ऑफ द UN's फाउंडिंग, ठीक है। तो UN की जो 80वीं एनिवर्सरी थी, ठीक है, उस पे ये जो प्लान है, ये जो रिफॉर्म है, इसको लॉन्च किया गया है मार्च 2025 में। ये 3 मेन वर्क स्ट्रीम पे फोकस करेगा, जैसे कि इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसीज एंड ऑपरेशंस, यानी कि आंतरिक दक्षताओं और संचालन में सुधार करना, ठीक है, रिव्यूइंग हाउ द UN इम्प्लीमेंट्स इट्स मैंडेट्स सो दे आर लेस रिडंडेंट एंड मोर इफेक्टिव, यानी कि कम काम पर कम निरर्थक और अधिक प्रभावी हो सके, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अपने अधिदेशों को कैसे लागू करता है, इसकी समीक्षा करना ताकि वे कम निरर्थक और अधिक प्रभावी हो सके। कंसिडरिंग स्ट्रक्चरल changes and program realignments across the UN system to make it leaner and better aligned with current needs. संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तनों और कार्यक्रमों के पुनर्गठन पर विचार करना ताकि इसे अधिक कुशल और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। क्लियर है। तो ये कुछ माइनर सी डिटेल्स हैं हमारी किसकी, UN80 इनिशिएटिव की।
क्वेश्चन नंबर 98 देखो, विच सिटी वॉज रैंक्ड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड इन द वर्ल्ड। छोड़ो, पूरा पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। 2024 के वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर है, ठीक है, शहर पूछा गया है कि जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। देखो, अगर यहाँ पे पूछा जाता कैपिटल सिटी, ठीक है, कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो है वो है दिल्ली, ठीक है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सी है? दिल्ली। लेकिन यहाँ पर अगर खाली सिटी पूछा गया है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बर्निहात, ठीक है, बर्निहात इंडिया, ठीक है, बर्निहात इंडिया, ठीक है। फिर आता है 5वें नंबर पे लाहौर, ठीक है, लाहौर जो है हमारा वो है 5th रैंक पे, ठीक है। और फिर आता है कराची, कराची आता है हमारा 4th रैंक पे, ठीक है। मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में हम लोग टॉप पर हैं। क्लियर है? फिनलैंड जो है वो सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट एयर वाली कंट्री मानी जाती है, ठीक है। इसी के साथ साथ और भी कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स इन 2020 टू 2024। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 में प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा था? तो बेटा इसका जो सही उत्तर है वो है यूक्रेन। और अगर 2020 से पहले का पूछा जाता तो होता हमारा इंडिया, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा हथियार्स को इंपोर्ट किया जाता है, आर्म्स को इंपोर्ट किया जाता है, आर्म्स एंड एम्युनिशंस को। लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर के चलते अभी जो सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट किए जा रहे हैं वो कहाँ किए जा रहे हैं? यूक्रेन में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यूक्रेन होगा। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन हमारा मार्च महीने का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट अंडर द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एनपीटी। निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के तहत एक मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार संपन्न राज्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे नॉट रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट कौन सा है बेटा? वो है हमारा इंडिया, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? इंडिया। चलो, तो खत्म होता है फिर हमारा मार्च महीने के चारों सेट, ठीक है। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं और आप लोगों को क्या करना है, इसे स्कैन करो क्यूआर कोड को, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इस पे डेली हम क्विज अपलोड करते हैं जो कि आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड होती है, इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड होती है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाली है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले धमाकेदार करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।